नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर उज्जवल राठौर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में एक वायरोलॉजिस्ट हूँ। वायरोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि मैं ऐसे वायरसेस के साथ काम करता हूँ जो इंसानों में इन्फेक्शन फैलाते हैं और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे इन्फेक्शन से कैसे लड़ा जाए। पिछले कुछ दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और आप सब लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल रहे, बिकॉज़ हम सब की फैमिलीज़ में कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। मुश्किल ये है कि हॉस्पिटल्स बहुत भरे हुए हैं, डॉक्टर्स के पास समय नहीं है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जिसमें हम कोविड-19 को घर पे कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मान के चलते हैं कि आपको तबीयत थोड़ी सी ख़राब महसूस होने लगी और आपने किसी भी समझदार आदमी की तरह फटाफट से जाके अपना कोविड टेस्ट करा लिया और आप कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आ गए। ज़्यादातर लोग पॉजिटिव आने के बाद बहुत अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे मैं आपको अपने दो अंकल्स की कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक अंकल हैं, वो जब पॉजिटिव आए तो उन्होंने बोला, अरे यार ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, ठीक है। कल मैंने ठंडा पानी पी लिया था, उसके से थोड़ा ज़ुकाम हो गया है और 2 दिन से बहुत भाग दौड़ कर रहा हूँ तो थोड़ी थकान है, ये पॉजिटिव वॉजिटिव से कुछ नहीं होता है। और एक मेरे दूसरे अंकल, वो जब पॉजिटिव आए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो न्यूज़ देख रहे थे, अखबारों में खबर पढ़ रहे थे और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो उनके मन में डर बैठ गया कि कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे को हॉस्पिटलाइज तो नहीं होना पड़ेगा। ये दो एक्सट्रीम्स हैं और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पॉजिटिव आए हैं या आपकी फैमिली में कोई पॉजिटिव आया है तो आप ये दोनों अप्रोचेज़ ना लें, बल्कि आप मध्यम मार्ग पकड़ें, यानी मिडिल पाथ लें। जिसका मतलब ये है कि ना तो ज़्यादा लापरवाह हो, इस बीमारी को लाइटली लें, बिकॉज़ आपको पता है कितने सारे लोगों के लिए बहुत सीरियस हो रही है बीमारी, और ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें और परेशान हो, क्योंकि हमें पता है कि 90% से ज़्यादा लोगों को बहुत आसानी से इस बीमारी से रिकवरी हो जाती है। तो बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। तो फिर करना क्या है, चलिए सीखते हैं। जो पहली चीज़ आपको पॉजिटिव आने के बाद करनी है वो ये है कि अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करना है। तो पहला स्टेप है, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, मतलब बाकी लोगों से दूर कर लीजिए। बाकी लोगों से अलग कमरे में रहने लगिए। घर में भी मास्क पहनिए जितना पहन सकते हैं। अगर हो सके तो अपना बाथरूम और टॉयलेट सेपरेट कर लीजिए। अब मुझे पता है कि हर घर में ये पॉसिबल नहीं है कि सबके पास अपना सेपरेट टॉयलेट बाथरूम हो। तो उस केस में आप क्या करिए कि सब अपने कमरे में, अपने बाथरूम में, टॉयलेट में वेंटिलेशन बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर वेंटिलेशन अच्छा होगा तो वायरस ज़्यादा देर टिका नहीं रहेगा उस बाथरूम में। कोशिश करिए कि जब आप नहा रहे हैं उसके बाद बाकी लोगों के नहाने के टाइम में गैप आ जाए। वायरस आपके शरीर के बाहर ज़्यादा समय तक ज़िंदा नहीं रह सकता, और वेंटिलेटेड भी है अगर बाथरूम तो जल्दी से उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, तो दूसरे इंसान को इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाएगा। बाकी लोगों से अलग होने के बाद जो पहली चीज़ आपको करनी है वो है अपने सिम्टम्स पे नज़र रखनी शुरू करनी है। और कोविड के केस में प्रॉब्लम यह है कि अलग अलग लोगों में बहुत अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, इसलिए किसी दूसरे से ये पूछ के कि तुम्हें बुखार कितने दिन रहा, तुम्हारे सिम्टम्स क्या थे, कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अपने सिम्टम्स पे नज़र रखिए और किन क्या सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। लोगों को बुखार आता है, अक्सर सबसे पहला सिम्टम जनरली वही होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बुखार नहीं आता। कुछ लोगों को कम बुखार आता है, कुछ लोगों को ज़्यादा बुखार आता है। ज़ुकाम शुरू हो जाता है, बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है, कभी कभी हेडेक भी होता है, खांसी शुरू होती है, कुछ कुछ लोगों को डायरिया यानी कि दस्त और उल्टियाँ भी शुरू होती हैं। तो आप अपने सिम्टम्स पे बहुत नज़र रखिए, क्योंकि ये सिम्टम्स से हमें बताएंगे कि हमें क्या इलाज करना है घर पे, कैसे उनको हैंडल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मॉनिटर करनी है वो है आपके ऑक्सीजन लेवल्स। तो घर में एक ऑक्सीमीटर का अरेंजमेंट कर लीजिए, पल्स ऑक्सीमीटर। ये बहुत सिंपल सी डिवाइस होती है जिसको अपनी उंगली में लगाया जाता है, और उंगली में लगा के वो आपको ये बताती है कि आपके शरीर के अंदर खून में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है। ज़्यादातर लोगों में ये 97 से 100% के बीच में होती है, बट कुछ लोगों में बिना बीमारी के भी थोड़ी कम होती है। तो आपको देखना ये है कि आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो 94% से कम तो नहीं जा रही है, 94% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 94% से कम है तो हम आगे बताएंगे कि क्या करना है। इसी पल्स ऑक्सीमीटर में आपको आपकी पल्स भी पता चलेगी। पल्स मतलब आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है हर मिनट में। और जनरली ये लोगों का 60 से 100 होता है पल्स रीडिंग,
लेकिन अगर आपकी बढ़ी हुई आई है रीडिंग तो घबराइए मत। जब बुखार होता है तो पल्स की रीडिंग बढ़ जाती है, या फिर आप अगर थोड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, आपके दिल को ज़्यादा धड़कना पड़ रहा है, तब भी आपकी रीडिंग बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ जो आपको मॉनिटर करनी है, रेगुलरली मॉनिटर करनी है, वो है आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। तो एक थर्मामीटर रखिए अपने पास और अपना टेम्परेचर मॉनिटर करते रहिए। टेम्परेचर, ऑक्सीजन और पल्स, ये तीनों चीज़ें आपको दिन में 3 से 4 बार मॉनिटर करनी है कम से कम। कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को डायरिया, वॉमिटिंग, बदन में दर्द, सिर में दर्द, इस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं, और इन सिम्टम्स पर भी नज़र रखिए। सवाल यह है कि ये सब मॉनिटर करके और ये सब सिम्टम्स पर नज़र रखकर हम करेंगे क्या, हम एक्शंस क्या लेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ यही है कि एक्शन क्या लेना है अपनी चीज़ों को मॉनिटर करके। अगर हमें बुखार आता है, या हमारी ऑक्सीजन कम होती है, या हमें वॉमिटिंग या डायरिया हो रहा है, तो घर में रहते हुए क्या करें जब हमें डॉक्टर एक्सेसिबल नहीं है, या हॉस्पिटल नहीं जा सकते, या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं। पहला काम जो आपको करना है वो अपने शरीर को आराम देना है, जितना आराम आप दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ही हल्के माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, तब भी आपके शरीर को आराम की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज़ ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर घुसा है, आपके गले में खूब सारा बना है, फिर उसके बाद आपके फेफड़ों में जा रहा है। फेफड़ों में जाके ये वायरस फेफड़ों में नुकसान पहुंचाएगा, और उस नुकसान की अच्छे से रिकवरी तभी हो पाएगी, आप एक परफेक्ट फिट तभी हो पाएंगे जब अपने शरीर को बहुत रेस्ट देंगे। तो अपने फेफड़ों को आराम दें, प्राणायाम ना करें, कोई एक्सरसाइज ना करें, अपने गले को आराम दें, फ़ोन पे बात ना करें बहुत ज़्यादा, थोड़ा रेस्ट दें अपने गले को, अपनी आँखों को आराम दें, मोबाइल पे थोड़ा कम देखकर, और ऐसे ऑफिस के काम, कोई भी चीज़ें जो आप पोस्टपोन कर सकते हैं उनको कुछ 2 हफ्ते के लिए कम से कम पोस्टपोन कर दें। फुल टाइम कंप्लीट बेड रेस्ट लें, इवन अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एक्शन जो आपको लेना है वो है खूब दबा के पानी पीना है। जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं उनमें पानी पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारे शरीर में से वायरस जल्दी बाहर निकलता है, और जो वायरस की वजह से डैमेज हुआ होता है उसकी वजह से जो केमिकल शरीर में इकट्ठे हुए होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी शरीर से जल्दी बाहर निकलते हैं अगर हम खूब अच्छे से पानी पीते हैं। तो कितना पानी पिएं? कम से कम आपके शरीर के वज़न का 5% पानी पीजिए। मतलब अगर आपका 60 किलो वज़न है तो 3 लीटर पानी कम से कम रोज़ पीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप डेली का 1 लीटर इलेक्ट्रोल पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बीमारी से आपके शरीर में कमज़ोरी आएगी, और ये आप खाना खाना मुश्किल होगा। तो इलेक्ट्रोल आपके शरीर की ताकत बनाए रखने में बहुत मदद करेगा। और अपने शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करने के लिए खाना भी एकदम सिंपल रखिए, जैसे खिचड़ी, बहुत हल्का पतली दाल, सूप, फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें खाइए ताकि आपका शरीर डाइजेशन में एनर्जी लगाने की बजाय इन्फेक्शन से लड़ने में एनर्जी लगा पाए। आप मुझसे पूछेंगे कि खाना, पानी, रेस्ट, ये सब तो हमें भी पता है, थोड़ा दवाइयों का बताइए। दवाइयों का मुद्दा सबसे जटिल है कोविड-19 के लिए। हर डॉक्टर अलग दवाइयाँ लिख रहा है। कुछ डॉक्टर 15-15 दवाइयाँ लिख रहे हैं, कुछ डॉक्टर दवाइयाँ बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहे हैं माइल्ड केसेस में, इवन मॉडरेट केसेस में। तो सही क्या है? इसके लिए मैंने अपने कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ डॉक्टर फ्रेंड से भी सलाह ली, और WHO, CDC, NIH, इन सब की गाइडलाइंस पे ध्यान दिया, और सारी रिसर्च पढ़ी कि क्या दवाइयाँ हैं जो कोविड-19 के केस में यूज़फुल हैं और क्या दवाइयाँ हैं जो यूज़फुल नहीं हैं। तो पहले यूज़फुल दवाइयों की बात करते हैं। अगर आपको बुखार आ रहा है बार बार, तो आप पैरासीटामॉल यानी डोलो 650 को दिन में 3 बार ले सकते हैं, हर 8 घंटे के इंटरवल पे। अगर बुखार बहुत तेज़ है और 8 घंटे से पहले ही वापस आ जाता है, अगली डोज की टाइम से पहले वापस आ जाता है, तो आप इस दवाई को हर 6 घंटे के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन उससे कम, उससे जल्दी मत लीजिएगा। अगर बुखार 6 घंटे से भी पहले वापस आ जाता है तो आप अपने माथे पर, गले पर, हाथों पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखिए और बुखार उससे उतारिए, और जब 6 घंटे पूरे हो जाएं तब अगली डोज लीजिए। अगर बुखार बहुत लो है और बहुत दिनों के बाद आ रहा है तो तभी दवाई लीजिए जब बुखार की, जब आपको ज़रूरत हो, वरना बुखार की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई बुखार की बात। अब दूसरी दवाई क्या हो सकती है? इस केस में काफ़ी लोगों को एसिडिटी भी हो रही है, तो अगर आपको एसिडिटी है तो आप फेमोटिडिन ले सकते हैं 20 mg दिन में 2 बार, खाना खाने से आधा घंटा पहले। काफ़ी सारी दवाइयाँ और भी रिकमेंड की जा रही हैं, जैसे विटामिन डी। अगर आपको पता है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो अब आप विटामिन डी लेते रह सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको बहुत खांसी है और खांसी से परेशानी हो रही है, सो नहीं पा रहे हैं, तो आप खांसी की दवाई ले सकते हैं। अगर कंजेशन है तो आप स्टीम ले सकते हैं, और अगर गला ख़राब है तो गार्गल्स कर सकते हैं।
काफ़ी लोगों को कोविड के केस में उल्टी और दस्त भी होते हैं। अगर आपको उल्टी या दस्त होते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इलेक्ट्रॉल पिएँ। इसके अलावा अगर आपको एक आध बार ही दस्त हुए हैं तो कोशिश करिए कि डायरिया की दवाई ना लें, दस्त की दवाई ना लें, बट अगर एक दो बार से ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर आपको लेनी पड़ेगी। अब आप मुझे बोल सकते हैं कि अरे आपने तो कुछ दवाइयाँ ही नहीं बताई, डॉक्टर्स तो हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स लिख रहे हैं, आइवरमेक्टिन लिख रहे हैं, फेविफ्लू बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। आइवरमेक्टिन का, एंटीबायोटिक्स का और फेविफ्लू का कोई फ़ायदा नहीं है कोविड-19 के केस में। एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल लेते हैं। एंटीबायोटिक्स होती हैं ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को मारने वाली दवाइयाँ होती हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, बल्कि बहुत बार स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेकर पेशेंट की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपके जो शरीर में आपके दोस्त बैक्टीरिया हैं उनको मार देती हैं। तो आपका पेट ख़राब हो जाता है, आपके माउथ में अल्सर्स पड़ जाते हैं, आपकी शुगर लेवल अप हो जाती है कई बार। तो इस बीमारी में स्पेशली इन माइल्ड केसेस एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को, सीरियस पेशेंट्स को डॉक्टर हॉस्पिटल में दे तो ठीक है, बट किसी भी माइल्ड या मॉडरेट डिजीज केस में मैं रिकमेंड करूँगा कि एंटीबायोटिक्स बिल्कुल ना लें, वो नुकसान करती हैं। आइवरमेक्टिन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आइवरमेक्टिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बीमारी में। फेबिफ्लू एक एंटीवायरल है, बट रिसर्च ने दिखाया है कि कोविड-19 के केस में फेविफ्लू का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए फेविफ्लू की बहुत हाई डोज जो डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं उनको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी दवाइयाँ लेकर कभी कभी आपका शरीर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से ही बहुत वीक हो जाता है। तो जो दवाई ज़रूरी है सिर्फ वही लें, अननेसेसरी दवाइयाँ ना लें। जब वायरस आपके शरीर में घुसता है तो वो सेल्स के अंदर जाता है और वो अंदर जाके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। वो अपनी एक की दो कॉपी, दो की चार कॉपी, चार की आठ, 16 ऐसे खूब सारी कॉपी बना लेता है। वायरस खूब बढ़ जाता है शरीर में। लेकिन इस टाइम पे हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो भी चुपचाप नहीं बैठा होता, वो इस वायरस से लड़ रहा होता है। और ज़्यादातर केसेस में वो इस वायरस से लड़के 7 से 9 दिन के अंदर इस वायरस को शरीर से बाहर निकाल देता है। और 9 दिन के बाद लगभग आपके शरीर में कोई वायरस नहीं बचता। बट कभी कभी हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो हाथ से बाहर निकल जाता है। उसको समझ नहीं आता कि वायरस शरीर से निकल चुका है, वो फिर भी लड़ता रहता है और हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे फेफड़ों में और डैमेज पहुंचा देता है, लड़ लड़ कर। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट जनरली बहुत सीरियस हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइज होते हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर होते हैं। तो डॉक्टर्स उन पेशेंट्स को एक तरह की दवाई देते हैं जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड्स। ये दवाइयाँ आपके इम्यून सिस्टम को डाउन कर देती हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती हैं, ताकि आपका शरीर, आपका इम्यून सिस्टम लड़ना बंद करे। वायरस तो है नहीं, तो लड़के डैमेज क्यों पहुंचाना है। तो ये स्टेरॉइड्स बहुत हेल्प करते हैं सीरियस पेशेंट्स में, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक दवाई होती है। तो ये डॉक्टर्स की सलाह के बिना, हॉस्पिटलाइज हुए बिना, डॉक्टर जब आपको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं उस टाइम बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। कुछ डॉक्टर्स पहले दिन से इन्फेक्शन के ये स्टेरॉइड्स रिकमेंड कर देते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। बिकॉज आपके इन्फेक्शन जब शुरू हुआ है तो आपके शरीर में खूब सारा वायरस है, और अगर आप उस टाइम स्टेरॉइड्स ले लेंगे तो आपकी तो पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और उस टाइम पे इन्फेक्शन जो है वो फैल जाएगा ज़्यादा, फेफड़ों में ज़्यादा डैमेज होगा। तो कभी इवन डॉक्टर भी आपको लिखे तो अपने इन्फेक्शन के शुरू के 7 दिन में स्टेरॉइड्स मत लीजिए। अपनी मर्ज़ी से स्टेरॉइड्स कभी भी मत लीजिए। स्टेरॉइड्स बहुत मदद करते हैं सीरियस इन्फेक्शंस में, लेकिन वो सिर्फ हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंदर ही मिलने चाहिए। फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर केसेस में सिर्फ रेस्ट, पानी, पैरासीटामॉल, इलेक्ट्रॉल, इन चीज़ों से बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। तो आपको अननेसेसरी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सिचुएशन जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है वो ये है कि अगर आपके ऑक्सीजन लेवल कम आने लगते हैं, अगर आपके ऑक्सीजन लेवल 94% से कम आते हैं तो आपको प्रोन पोजीशन ट्राई करना चाहिए। प्रोन पोजीशन का मतलब क्या होता है, बड़ा सा नाम लगता है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि पेट के बल लेटना। जब आप पूरी रात अपनी कमर के बल लेटे होते हैं या पूरे दिन कमर के बल लेटे होते हैं तो बहुत बार फेफड़े थोड़ा इन्फेक्शन के साथ सिकुड़ जाते हैं और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो होता है वो अच्छा नहीं रहता, एफिशिएंट नहीं रहता। तो अगर आप पेट के बल लेट जाएँ कुछ समय के लिए, पेट के बल कैसे लेटना है कि अपने डायफ्राम के नीचे, यानी अपने रिब्स के नीचे एक तकिया लगा लीजिए, अपने पेट के नीचे एक तकिया लगा लीजिए और एक तकिया अपनी गर्दन के नीचे लगा लीजिए, ताकि आपकी छाती थोड़ी उठ जाए। और पेट के बल लेट जाइए और थोड़ी हल्की गहरी सांसें लीजिए। आधा घंटा तक आप ऐसा लेटेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपकी ऑक्सीजन 90 पर भी आ गई है, 80s में भी आ गई है, तो वो 5-10% बढ़ जाएगी इमीडिएटली। तो दिन में बार बार अपनी ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करिए। अगर आप
पेट के बल नहीं लेट पा रहे हैं बैक पेन की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो आप सेम चीज़ तकिया ला के साइडवेज भी कर सकते हैं। बट कंटिन्यूसली अपनी कमर के बल मत लेटे रहिए, बीच बीच में पेट के बल लेटिए, साइड के बल लेटिए और बीच बीच में बैठिए। ये चीज़ आपकी ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करेगी। कभी कभी कुछ लोगों की ऑक्सीजन नॉर्मली 94-95 चल रही होती है, लेकिन वो ऑक्सीमीटर लगाते हैं और रीडिंग लेते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीजन अचानक 85 पे है और घबरा जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं है, बट अलर्ट हो जाना है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से रीडिंग लेनी है और देखना है कि बार बार आपकी ऑक्सीजन 80s में आ रही है या फिर वो गलती से एक बार या एक आध बार ही 85 की या 80 के आसपास आई है। तो आप कैसे ऑक्सीमीटर को सही से यूज़ करना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीमीटर आप जब यूज़ कर रहे हैं तो आपके कमरे में नॉर्मल लाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं होना चाहिए और एकदम टेबल लैंप के नीचे बैठ के भी रीडिंग नहीं लेनी है, दोनों तरह से रीडिंग गलत आएगी। कोशिश करिए जिस उंगली में आप ऑक्सीमीटर लगा के रीडिंग ले रहे हैं उस उंगली में नेल पॉलिश ना लगी हो, वरना उसकी वजह से भी कभी कभी रीडिंग गलत आती है। अगर आपकी रीडिंग अचानक से कम आए तो आप कम से कम 2 से 3 उंगलियों में रीडिंग लेके कंफर्म करिए कि वो रीडिंग जेन्युइनली कम है। अगर वो रीडिंग जेन्युइनली कम है तो प्रोनिंग पोजीशन स्टार्ट करिए, प्रोनिंग पेट के बल लेटिए कुछ समय के लिए और देखिए कि उससे ऑक्सीजन इंप्रूव होती है कि नहीं होती। अगर प्रोनिंग करके पेट के बल लेट कर साइड में लेट कर भी आपकी ऑक्सीजन 92 प्लस में नहीं जाती है, तो ये समय है जब आपको अपने लिए डॉक्टर ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना है। अभी हॉस्पिटल्स में हालत बहुत ख़राब है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वाला बेड आपको मिल पाए, ऑक्सीजन सपोर्ट मिल पाए, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको वो नहीं मिल पाती तो आपके पास घर में ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है ऑक्सीजन सिलेंडर्स। इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स से एक ट्यूब निकलती है जो आप अपनी नाक में लगा सकते हैं और वो नाक में लगाकर कुछ समय तक ऑक्सीजन लेकर आपकी ऑक्सीजन दोबारा अगर 92 प्लस आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल को कांटेक्ट करना चाहिए किसी। दूसरी ऑप्शन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की है। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स क्या करते हैं कि ये हवा को अंदर खींचते हैं और नॉर्मल हवा में जो नाइट्रोजन होती है जो कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होती है उसको निकाल के अलग कर देते हैं, तो जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है और इसको फिर आप नाक में ट्यूब लगा के लेते हैं तो आपकी ऑक्सीजन इंप्रूव होती है। तो घर में ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन करने के लिए अगर वो 90 से लो जा रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स 2 ऑप्शंस हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर घर में भी ऑक्सीजन सपोर्ट लेकर आपकी ऑक्सीजन 92% के ऊपर मेंटेन नहीं हो पा रही थी और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो भी बहुत घबराइए मत। जो डॉक्टर्स हैं वो आजकल ऑक्सीजन सपोर्ट वाले पेशेंट्स को बहुत बेटर हैंडल करना सीख गए हैं, तो मोस्ट लाइकली आप फर्स्ट क्लास फिट होकर जल्दी अपने घर आ जाएंगे, तो घबराना नहीं है। डॉक्टर्स क्या करेंगे, हॉस्पिटल में आपकी ऑक्सीजन बहुत कम जा रही होगी तो आपको बेटर मशीन से ऑक्सीजन देंगे या किस बहुत सिवियर केसेस में वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और हॉस्पिटल में डॉक्टर मोस्ट लाइकली आपको स्टेरॉइड थेरेपी स्टार्ट करेंगे और जो भी आपके सिम्टम्स के लिए दवाई है वो देना शुरू करेंगे। एक और चीज़ जो मैं हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर कोई पेशेंट बहुत सिवियरली इल है और बहुत क्रिटिकल है तो रेमडेसिविर उसको कोई मदद नहीं करती है, तो ब्लैक मार्केट से रेमडेसिविर ख़रीदना है, रेमडेसिविर के लिए परेशान होने की कोई कारण नहीं है। रेमडेसिविर का कोविड-19 के केस में बहुत ही मिनिमल फ़ायदा है और वो भी सिवियर या क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो अननेसेसरली रेमडेसिविर ढूंढने के लिए परेशान मत होइए। सिचुएशन की बात करते हैं जब धीरे धीरे आपके सिम्टम्स कम हो गए हैं, फ़ीवर कम हो गया है, कभी कभी आ जाता है लेकिन वैसे बहुत कम है, आपका ऑक्सीजन लेवल 95 प्लस मेंटेन हो रहा है, आप थोड़ा बेटर भी फील करना शुरू कर चुके हैं, यानी आप काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं, लेकिन काफ़ी दिन बाद तक भी आपको एक चीज़ परेशान कर रही है कि आपको काफ़ी वीकनेस फील हो रही है। ये कोविड-19 केस में काफ़ी कॉमन सिम्टम है वीकनेस फील होना, और इसका कारण ये है या फिर आप साथ में कुछ खा नहीं पा रहे हैं, आपका मन कर रहा है खाने का, खाना सामने रखा है लेकिन खाया नहीं जा रहा है। इसका कारण ये है कि जो वायरस शरीर के अंदर गया है तो उसने बहुत इधर उधर उत्पात मचाया है, उसने आपके फेफड़ों में डैमेज किया है, उसने आपके गले में खराश दी है, उसने ऐसी बहुत चीज़ें की हैं जिनसे शरीर अभी रिकवर कर रहा है और उसकी वजह से वो सारी वीकनेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपके सिम्टम्स सारे ख़त्म हो जाएं उसके बाद भी कम से कम 1 हफ़्ता आप पूरा आराम लें, अपने शरीर को समय दें कि वो पूरी तरह से हील हो सके। जल्दी ना करें ऑफिस जाने की, जल्दी ना करें काम पे जाने की अगर पॉसिबल है, और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की, एक्सरसाइज शुरू करने की बिल्कुल भी जल्दी ना करें। अपने शरीर को हील होने का टाइम दें और कुछ समय के बाद धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपकी डाइट वापस आ रही है, आपकी वीकनेस कम हो रही है। बट एक लंबा प्रोसीजर है ये, कभी कभी कुछ पेशेंट्स को स्मेल और टेस्ट वापस आने में भी टाइम लगता है, तो उसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आप खाना नहीं खा पा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉल या कोई भी ORS लेते रहिए ताकि वो आपके शरीर को थोड़ी एनर्जी दे,
जूसेस ले, फ्रूट्स खाते रहिए, हल्का खाना खाते रहिए, धीरे 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 आप बिल्कुल एकदम 100% फिट हो जाएंगे। ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की आज सिंपल शब्दों में बता पाने की कि ये जो बीमारी है इसको कैसे घर में मिनिमल दवाइयों के साथ मैनेज किया जा सकता है। बट अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं और मेरे दूसरे साइंटिस्ट एंड डॉक्टर फ्रेंड्स उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड मैं या मेरे कुछ दोस्त हम लोग बहुत खुश होंगे वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।